हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, आप सभी के साथ और विश्वास से यूट्यूब पर हमने जो इतनी लंबी यात्रा प्रारंभ की थी, उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी की जो सफलता है उसमें एक अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए हमने इस पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप भी लॉन्च कर दी है, जिस पर आप जाकर मिनिमम प्राइस पे नेट जीआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, एवीएस और अदर एग्जाम के क्लासेज, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और अदर जो मटेरियल है उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह वो आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की कोर्सेज भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्स आपको मिनिमम प्राइस में मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप सुपर 30 यूज कोड है वो यूज करते हैं तो आपको 30% ऑफ और मिल जाएगा। ऐप का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो को पूरा सुनते हैं। हेलो दोस्तों, तो कल हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ा था। और उन उद्योगों को, जो इंडस्ट्री है, उन्हें कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रभावित करती है। अवस्थिति के कारण भी हमने जाने थे। अब उन्हीं अवस्थिति के कारण से, क्योंकि हमें उद्योग लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री से उत्पादन भी करना है, लेकिन उस उत्पादन को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, जिनसे हमारी क्या है, जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसमें क्या आ जाती है, वृद्धि या कमी आती है। और जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो बिजनेसमैन है, कोई समाज से भी तो है नहीं। और उस बिजनेसमैन को क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ की अपेक्षा रहती है। तो लाभ पाने के लिए उसे ऐसी मूल्यों को कम करना है जिनसे उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और वैसे मूल्य कौन है, उनमें वो ये तो नहीं कर सकता कि जो मशीन लेके आ रहा है जिससे उससे उत्पादन प्राप्त होना है उसमें वह मूल्य में कमी कर दे, है ना। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, सस्ता जो वस्तु होती है, जो सस्ती होती है वो कम चलती है, और जो महंगी होती है वो ज्यादा चलती है। सेम ही चीज में, है ना, हम क्वालिटी को प्रेफर करेंगे तो वो ज्यादा महंगी आती है, और अगर क्वालिटी कमजोर आती है तो वो सस्ती आती है। जो सस्ती आती है वो कम चलती है। तो उसे बार बार थोड़ी मशीनें चेंज करनी है, इंडस्ट्री में नहीं करनी ना। तो वो तो फिक्स है, वहां पे तो वो कहीं पे भी लगाए, जोधपुर लगाए या जयपुर लगाए या मध्य प्रदेश में कहीं पे लगाए, लेकिन उसका कॉस्ट तो सेम आना है। उसे उस फैक्ट्री में जो बिल्डिंग बनानी है वो कॉस्ट सेम आना है। तो उसे कौन कौन सी चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल है उसमें वह कमी कर सकता है। अब रॉ मटेरियल तो सेम आएगा, लेकिन रॉ मटेरियल तो लाने और ले जाने का जो कॉस्ट आता है उसमें वह कमी कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, वो इंडस्ट्री कहाँ पे स्थित है, लोकेशन उसका वहां पर है, इन चीजों से वो कॉस्ट है, जो मूल्य है वो प्रभावित होता है। अगर कोई बिजनेसमैन या व्यापारी उस अवस्थिति वाले में कमी कर लेता है ना, अवस्थिति वाली कॉस्ट में कमी कर लेता है, तो वो अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है। और इसी सिद्धांत पे पूरे जो सिद्धांत है वो डिपेंड है, क्या, कि हमें जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन का जो कॉस्ट है वो कम से कम करना है। अब वो लोकेशन है जो हमने कल पढ़ा था, कितनी कितनी चीजों से प्रभावित होती है। पहला तो कौन बताएगा, पहली कौन सी आ जाएगी, अब स्थिति। अब स्थिति को प्रभावित करने में पहला कौन सा आ जाएगा, कच्चा माल भी आ जाएगा, पर ये लिख लेता हूं भूमि। पहला कौन सा आ जाएगा, भूमि। भूमि क्या है, समतल भूमि है तो वो सस्ती भी आती है और वहां पे उद्योग भी अच्छे से स्थापित हो पाएगा। पहाड़ी भूमि में थोड़ी हो पाता है, नहीं हो पाता। तो एक तो ये, दूसरा, कोई उद्योग ऐसा होता है जिसमें कम मूल्य की भूमि चाहिए, यानी छोटी भूमि चाहिए, किसी उद्योग में बड़ी भूमि चाहिए। तो दोनों ही चीजें प्रभावित होती है, नहीं होती है अवस्थिति से। ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी भूमि उपलब्ध ही नहीं है या बहुत महंगी आ रही है, जैसे अपने अपन जिस एरिया में बैठे हैं वहां पे कोई बोले मुझे 1 बीघा जमीन चाहिए, गया वो तो बिजनेस खत्म उसका।
जितनी उसने सेविंग करी है वो तो सारा उसी में चला जाएगा, है ना। और वही 1 बीघा जमीन वो 10 किलोमीटर दूर जाके ले, है ना, तो कितना दिन रात का अंतर आ जाएगा, मतलब 3-4 जीरो कम हो जाएगी ना, तो इतना अंतर आ जाएगा। अब लेते हैं दूसरे पर, दूसरा कौन सा आ जाता है, कौन आ जाएगा, कच्चा माल ले लो। कच्चा माल आपका कैसा है, वो शुद्ध है, अशुद्ध है, सब जगह उपलब्ध है, या एक विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है। अब विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है और शुद्ध माल है, तो वेबर क्या बोलता है, वेबर के सिद्धांत में उद्योग कहां पे लगना चाहिए, बाजार के पास है, ठीक है, क्योंकि कच्चा माल लाने में आसानी होगी, कच्चा माल सब जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं समान मात्रा में, कम या ज्यादा, पर उपलब्ध सब जगह है। जैसे पानी है, सब जगह उपलब्ध है, समान मूल्य में देना पड़ता है, बिस्लरी की बोतल कहीं से भी लो 20 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। तो अब कहीं से ही लो, आपको पानी रहा, सोलर एनर्जी हुई, सूर्य ताप हुआ, पवन हुआ, उन सबका समान मूल्य देना पड़ता है। और समान मूल्य जब हमें देना पड़ता है तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी आती है, समान आती है। तो जो और सब जगह उपलब्ध है, तो उद्योग कहां पे लगेगा, बाजार के पास, ठीक है। तो ये जो वो और अशुद्ध है और स्थानिक है, यानी एक विशेष क्षेत्र में मिल रहा है, और क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ कि उसमें ज्यादा हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उद्योग कहां पे लगेगा, कच्चे माल के पास उद्योग स्थापित होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तीसरा कौन सा आ जाएगा, श्रम। श्रम भी इसे प्रभावित करता है, नहीं करता है, करता है। श्रम सब जगह मिलता नहीं है, ये विशेष क्षेत्रों में श्रम मिलता है, ऐसा नहीं सब जगह आपको श्रम मिल जाएगा समान रूप से, ऐसा तो नहीं है। मानव किसी क्षेत्र में दूसरी चीज में अच्छा है, तो किसी क्षेत्र में दूसरी चीजों में अच्छा है। जैसे कहीं पर वो है टेक्नोलॉजी में अच्छा है, आईटी सेक्टर में अच्छा है, तो किसी क्षेत्र में वो कपड़ा बनाने में अच्छा है, किसी क्षेत्र में वो मकान बनाने में अच्छा है। तो श्रम भी है, वो विशेष क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको मिलता है। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, शक्ति। शक्ति के जो साधन है वो इसे प्रभावित करेंगे, ठीक है। किसी क्षेत्र में कोयला विद्युत है, इस क्षेत्र में ताप विद्युत है, ठीक है। अब कौन कौन से क्षेत्रों में अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। फिर आ जाता है कौन सा, पांचवा, पूंजी, ठीक है। पूंजी भी प्रभावित करती है, नहीं करती है, करती है। कैसे प्रभावित करती है, अच्छा अच्छा। और फिर उनका क्या करेंगे, पूजा। कोई क्षेत्र जैसे डेवलप है, तो उस डेवलप क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है ना, तो वैसे वो पूंजी को प्रभावित करने वाला कारक है। किसी के पास पैसे ज्यादा है तो वो भी इंडस्ट्री स्थापित करता है, तो ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, और परिवहन। बताया था परिवहन प्रभावित करता है, नहीं करता है। तीव्रगामी परिवहन होगा तो इंडस्ट्रियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऐसे उद्योग जो बाजार के पास ही स्थापित होते हैं वो भी दूर दूर स्थापित होंगे, क्यों, क्योंकि आने जाने में समय कम लगता है, ठीक है। जैसे कल ही बताया था अपन ने, कौन सा वाला समझा था, जैसे ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र ये है, यहाँ पे क्या है, इस ए क्षेत्र में जो रोड बनी हुई है वो क्या है, बहुत ही खराब स्थिति में है, दयनीय स्थिति जिन्हें हम बोल सकते हैं, है ना। और इस ए बी वाली में रोड है वो एकदम बढ़िया रोड है। ए वाले में जैसे डेयरी उद्योग है, दूध लेके आ रहा है कोई व्यक्ति और 4 घंटे लग गए उसको आने में सिटी के पास, तो दूध तो खराब हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में डेयरी उद्योग कहां पे होगा, पास में स्थापित होगा, ठीक है। लेकिन इस बीच क्षेत्र में क्या है, रोड एकदम बढ़िया है, हाईवे बने हुए हैं, 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर दूर जा सकता है। तो उद्योग को आप ऐसे बड़ा क्षेत्र में स्थापित, दूर दूर से भी आ सकती है ना चीजें, तो एकदम एरिया वैसे ही बढ़ जाता है परिवहन से, ठीक है। और अगर परिवहन और सस्ते मूल्य पर है तो फिर जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उनका भी दायरा है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा आ जाएगा, 6वें, 7वें में बाजार
बाजार भी उपलब्ध है या नहीं है। जैसे अपन है क्या करे, आजकल तो चलो ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसमें अपन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चीजों को बाहर भी भेज सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि राजस्थान में हम, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान वाला, उसमें हम सर्दी के कपड़े बनाना चालू कर देते हैं ऊन से। कौन लेगा वहां पे सर्दी वाले कपड़े, नहीं लेगा ना कोई भी। तो वो तो क्या ही मतलब निकलेगा उस चीज का। ये राजस्थान में कॉफी पिलाना चालू कर देते हैं, कॉफी शॉप खोलेंगे वहां पे जैसलमेर में, और आइसक्रीम शॉप खोलेंगे वहां पे, बर्फ बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे वहां पे लद्दाख में। तो बाजार, हाँ मान लिया बाजार का मतलब बाजार तो है, वहां पे भी चीजें तो मिल रही है, दुकानें तो है, लेकिन बाजार का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि दुकान होनी चाहिए बस। उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र के लिए जो उद्योग आप लगा रहे हो, उस उद्योग के लिए भी वहां पे बाजार है या नहीं है, लोग वहां पे डिमांड है या नहीं है, लेने आ रहे हैं या नहीं लेने आ रहे। वैसे तो 100 दुकानें खुल रही होगी, आप भी अपनी एक से एक भी खोल के बैठ जाओ, ठीक है, और एकदम शानदार फर्नीचर वर्नीचर लगा के 10-15 लाख रुपए लगा के, और वहां पे क्या बेचो, लद्दाख में तो क्या बेचो, बर्फ, है ना, और राजस्थान में क्या बेचो, कॉफी बेचो। कौन लेने आएगा, नहीं लेने आएगा ना। या फिर बहुत ही जो मतलब शौकीन, है ना, हाँ, तो ये वाला हो सकता है। और कौन सा आ जाएगा, हम्म, है, वो तो एक सी बात हो गई, बाजार या उत्पाद की मांग, सी बात है ना। और 8वें में कौन सा आ जाएगा, प्रौद्योगिकी बोलते ना, प्राविधिकी या प्रौद्यो, टेक्नोलॉजी, ये भी प्रभावित करती है नहीं करती है। किसी क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी, जैसे अफ्रीका वाला देश है, अफ्रीका के महाद्वीप है, उसमें जो देश है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, कच्चा माल होते हुए भी वहां पे इंडस्ट्री नहीं है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है ना, कच्चा माल नहीं है पर वहां पे फिर भी इंडस्ट्री है। तो टेक्नोलॉजी तो प्रभावित करती है, कच्चा माल लेके बैठे रहो, लेकिन आप में गुण भी तो होना चाहिए, उस कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से आपको फिनिशिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी तो बनाना आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। और कौन सा पढ़ा था, जल आपूर्ति, जल की आपूर्ति जितनी है किसी भी उद्योग में, वो भी इसे प्रभावित करेगी। जैसे राजस्थान में बहुत सारी भूमि है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उस राज्य में भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे कौन से उद्योग आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। उसमें भी अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो अभी तो क्या है, बाड़मेर जालोर वहां पे रिफाइनरी वगैरह लग रही है, बाकी वैसे कौन से उद्योग है, बड़े क्लस्टर उद्योग, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा, जैसे एक इंडस्ट्री आती है तो 1000 व्यक्ति आते हैं, और 1000 लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है क्या, वो सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो ये तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, बाकी इंडस्ट्री में भी तो पानी की व्यवस्था चाहिए ना। जैसे आपने कपड़ा उद्योग लगाया, रंगाई छपाई इसमें, या और किसी में भी, तो आपको इंडस्ट्री के लिए पानी तो चाहिए ही होता है, ठीक है। और फिर कौन सा आ जाता है, ये सबसे बेस्ट है, ये ध्यान रख लेना, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। एकत्रीकरण होता क्या है, समझ भी लेना इसे। कलेक्ट करना किस चीज को, जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी अर्बन में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, अर्बन, और उसमें हमने पढ़ा था बस्ती, मानव बस्ती, उसमें एक स्टोरी सुनाई थी, याद है क्या, मानव बस्ती कैसे बनती है, कैसे बनती है, पहले एक रोड आती है, फिर रोड से सहारे थड़ी आती है, थड़ी यानी छोटी सी दुकान है ना, चाय सी दुकान जिसे हम बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है, आवश्यक तो वैसे ही है, एकत्रीकरण भी यही है। ऐसे बताओ, एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बैंक सुविधा है, जहाँ पे कोरियर सुविधा है, जहाँ पे पार्सल की सुविधा है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे टेलीफोन वाली सुविधा है, जहाँ पे लाइटिंग की सारी सुविधा है, जहाँ पे आपको रोड परिवहन ट्रांसपोर्ट अच्छा है, आप आपके नज़दीक में हॉस्पिटल है, जहाँ पे स्कूल भी वहीं पर है, तो उसी क्षेत्र में रहना पसंद करोगे या दूसरे में जाओगे, उसी क्षेत्र में। तो इंडस्ट्री भी क्या करती है, जैसे इंडस्ट्री जो उद्योग होता है वो
उसे श्रम भी चाहिए, उसे परिवहन भी चाहिए, उसे ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, है ना, उसे अन्य इंडस्ट्री भी चाहिए, जैसे उसे बेंजीन भी चाहिए, उसे रिपेयरिंग वाले भी चाहिए, है ना। ऐसा हुआ कि एक इंडस्ट्री है दूर दराज के क्षेत्र में, एसी खराब हो गया और वो एसी ठीक करने वाला आ रहा है 60 किलोमीटर दूर से, तो बैठे रहो इतनी देर, ये लाइट चली गई। तो ये अगर इंडस्ट्री को ये सारी सुविधाएं अपने आसपास के क्षेत्र में मिलती है तो वहीं पे जाना पसंद करती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह सबसे अच्छा है कौन सा, हर बड़ी जो भी सिटी है उसमें एक तो लोहा मंडी होती है, उस लोहा मंडी में सारी दुकानें लोहे की होती है। ऐसा क्यों होता है? एक खत्तीकरण से, क्योंकि व्यक्ति वहीं पे जाएगा, मार्केट बना लिया उन्होंने। एक आतिश मार्केट आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उसमें मिलती है। आतिश से वो पटाखे वाला मत समझ लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स जगमगाहट वाला, है ना, तो वो वाला मिलता है वहां पे सारी। तो उसमें सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? एक बुक स्टोर वाला होता है जहां पे आपको किताबें मिलती है ना। तो ये ऐसा एकत्रीकरण के कारण होता है। सबको पता है वहां पे जाएंगे तो फायदा होगा। किताब वाली दुकान अगर कोई आतिश मार्केट में खोलेगा तो ग्राहक ही नहीं आएंगे, ग्राहक तो वहीं पे आएंगे ना जहां पे किताबें मिलती है। तो इस वजह से एकत्रीकरण का प्रभाव है। साथ ही साथ एक तो ये हो गया, और रिस्क एरिया बनाती है सरकार, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें सारी फैक्ट्रियों को इस तरह से असेंबल किया जाता है कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती रहे। उन्हें बैंकिंग सुविधा भी दी जाती है, वहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी दी जाती है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आना चाहती है। जैसे एक तो आपके पास एग्जाम्पल दिया जाए कि जैसे कोचिंग वाले फील्ड में ही देख लो, एक तो नई नई कोचिंग है ना, और एक पुरानी है। कहाँ पे जाना पसंद करोगे? पुरानी में, है ना। तो वो एक छत्तीसगढ़ का प्रभाव ही हुआ ना। जैसे कोई एक तो पुराना एरिया है, पुराना क्षेत्र है, वहां वो पूजा हुआ है उस फील्ड में या उसके आसपास सारी चीजें व्यवस्थित है, तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप वहीं पे इंडस्ट्री लगाओगे नए एरिया में, पुराने वाले। तो ये एक छत्तीसगढ़ का प्रभाव यही आता है। इसमें क्या होता है, जो सारी चीजें पहले से कलेक्ट है वहीं पर आप जाना पसंद करते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सा आ जाता है? 11वां, सरकारी नीतियां। ठीक है। और सरकारी नीतियां सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्या होता है सरकारी नीतियों में? जैसे टेस्ट कम करना, टेस्ट ज्यादा करना, ये सारा आ जाता है। सरकार चाहे उस क्षेत्र में तो डेवलपमेंट कर दे, नीति बना दे, यहाँ पे टैक्स फ्री है 10 साल के लिए, सारे उद्योग क्या है वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है। एक छत्तीसगढ़ सब भूल जाएंगे फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है। 10 साल के लिए टैक्स फ्री, 5 साल के लिए आपके पास लाइसेंस देखने कोई नहीं आएगा, तो सारे वहीं पे चले जाएंगे। और एक छत्तीसगढ़ वाले में जाओगे तो टैक्स भी देना है और लाइसेंस भी चाहिए। तो ये सारे, तो बहुत सारी प्रभाव पड़ते हैं। सरकार चाहे जो कर सकती है, ये मान लो सरकार है, भगवान है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है। तो ये आ गया, हमने 11 कारण पढ़ लिए जो अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। और इन अवस्थितियों से ही हमें जो 5 सिद्धांत पढ़ने, वेबर, लोश, इजार्ड, स्मिथ और हुवर, ये जो 5 सिद्धांत पढ़ने, ये पांचों सिद्धांत इन्हीं कारणों पर बेस। ठीक है। इनसे अलग कोई सा ही नहीं जाएगा। तो पहला जो सिद्धांत है वेबर वाला है, और वो क्या बोलता है, अवस्थिति प्रभावित होती है और उद्योग की अवस्थिति महत्वपूर्ण है। और उद्योग की अवस्थिति ऐसे स्थान पे होनी चाहिए जिससे उसे न्यूनतम परिवहन लागत देनी पड़े। कितनी देनी पड़े? न्यूनतम परिवहन लागत देनी पड़े। पर वो न्यूनतम परिवहन लागत इनमें से वो कौन से कारणों से लाना चाहता है ना, अवस्थिति तो कारण ही है, लेकिन न्यूनतम परिवहन लागत, तो परिवहन आ गया। तो एक कौन सा है? श्रम। उसके अनुसार है श्रम को लाने और ले जाने में ही सबसे ज्यादा लागत आती है, बाकी और चीजें तो फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है। और कौन सा है? कच्चा माल। कच्चे माल और तैयार माल को बाजार में भेजने में। तो इसमें हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे
वैसे वैसे इन सारी चीजों को हम इसमें सम्मिलित करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अवस्थिति के मान। तो औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं समझ गए। क्या करना है हमें, उद्योग को स्थापित करना है कहां पर, जिससे उस उद्योग को क्या प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। और हमारे से पहले 5 विद्वानों ने प्रयास करे, ठीक है, और उनके विचार भी हमें जानने हैं कि उनके क्या विचार थे। तो सबसे पहले किसने दिया, वेबर ने। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया, 1800 1826 में शायद वॉन थुनेन था, है ना, वॉन थुनेन था। इसमें किसने दिया, 1909 में। कब दिया था, 1900। ये ध्यान रख लेना, औद्योगिक अवस्थिति संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहला सिद्धांत वॉन थुनेन ने दिया था 1826 में, है ना, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, ठीक है, जो पेटियां उसने बनाई थी, ठीक है, वो वाली, उसी पर आधारित थोड़ा बहुत ये है। वेबर ने जो सिद्धांत है वो कब दिया, 1909 में। 1909 में दिया, परंतु कौन सी भाषा में दिया, जर्मन भाषा में दिया। कौन सी भाषा में दिया, जर्मन भाषा में। और जर्मन भाषा में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अर्बन डेन स्टार डॉट डर इंडस्ट्रियन। तो ये जर्मन नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। तो परंतु इसे इंग्लिश भाषा में कब दिया गया, इंग्लिश भाषा में इसे दिया गया 1929 में, 20 साल बाद, है ना, 1929 में। कौन सी, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये ध्यान रख लेना किताब का नाम, 1929 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो किताब है वो वेबर ने दी थी। और इस किताब में इन्होंने सिद्धांत बताने का प्रयास किया था। अब इस सिद्धांत पे अपन चलेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। इस सिद्धांत पे जानने से पहले वेबर क्या बोलता है कि मेरी दुनिया में आने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लो, परिचय कर लो। परिचय जैसे हम जानते हैं ना, किसी भी गेम को खेलते हैं, जैसे नया खिलाड़ी आया अपने क्षेत्र में, जैसे स्टेडियम में तो सबको पता है क्या कि बाउंड्री कहाँ पे है, रन कितने बनाने क्या, लेकिन कोई अपने घर में आए पीछे खेलने, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकयार्ड या बाड़ा जो बोलते हैं, है ना, उसमें उसमें अपने नए अलग ही नियम चलते हैं, उसको समझाने होते हैं। तो वैसे ही जो सिद्धांत है, तो औद्योगिक अवस्थिति में तो हमें पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन वेबर वाला है ये क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है, वेबर वाला। और वेबर वाले क्षेत्र में नए नए नियम चलेंगे, उसी के नियम चलेंगे, ठीक है, वो 2-4 नियमों में चेंज कर देगा। जैसे हम करते ना, इस दीवार से लगते ही 2 रन और उस दीवार से लगते ही 8 रन। है, ये 6 रन भी मान दे, हम तो 8 ही में मान देते। आउट वाला भी है सिस्टम कि पड़ोसी को फिर 5 से अगर लग गई तो आउट। और वो टूट गया तो मिठाई। चलो, अब इसमें वेबर क्या बोलता है, कुछ शब्दावलियों को आपको याद रखना है। और वो शब्दावली क्या है, पहले पहली पहली जो शब्दावली वो बोलता है वो कौन सा बोलता है, सर्वसुलभ पदार्थ। तो सर्वसुलभ पदार्थ क्या होता है, ऐसी
ऐसा पदार्थ जो सभी जगह मिले। चलो, ऐसा पदार्थ जो न्यूनाधिक मात्रा में सब जगह मिले। ऐसा पदार्थ जो सब जगह मिलता है, मूल्य अलग अलग होता है। ऐसा पदार्थ जो सब जगह समान मात्रा में समान मूल्य मिलता है। चार ऑप्शन है, बताओ। और ये आएगा क्वेश्चन, ये जो सात सात हम शब्द पढ़ेंगे। ऐसा पदार्थ जो न्यूनाधिक मात्रा में, किसी जगह पे कम हो, किसी जगह पे ज्यादा हो, पर मिलेगा सब जगह। सब जगह मिलता है परंतु न्यूनाधिक मात्रा में मिलता है। और एच टर्म और उसमें जोड़ देना क्या, उसका मूल्य समान रहता है, परंतु क्या रहता है, मूल्य समान रहता है। तो सर्वसुलभ पदार्थ कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो न्यूनाधिक, न्यूनाधिक समझ रहे हो ना, न्यूनाधिक मात्रा में, मिनिमम नहीं, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा, है ना। कम या ज्यादा सभी जगह पे मिलता है, मात्रा में सभी जगहों पर मिलता है। परंतु मूल्य समान रहता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा शब्द कौन सा है, शुद्ध पदार्थ। कौन सा, ये सात के साथ याद कर लेना, सात शब्द है और इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है, शुद्ध, तैयार माल और कच्चा माल और तैयार माल का वजन क्या हो, बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि माल बनाने के चक्कर में, जैसे हम दूध है, दूध से क्या बनाते हैं, मावा बनाते हैं, है ना, या दूध से क्या बनाते हैं, छेना टोस बनाते हैं, है ना। दूध से चाय बनाने में तो वजन बढ़ जाता है, पानी मिला दे तो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है बराबर बराबर दूध की चाय बनाते हो, नहीं बनाते हो ना। एक, जैसे खुद के लिए बना रहे हो तब तो क्या करोगे, आधा कप पानी और 1.5 कप दूध। और दोस्त के लिए बना रहे हो, जैसे दोस्त आ गया घर में, अब क्या करें, आधा कप दूध 1.5 कप पानी, है ना, ऐसे करते हैं। सही है, सही है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें कच्चे माल से तैयार माल बनाने में वजन का ह्रास नहीं होता, उतना ही वजन प्राप्त होता है जितना शुद्ध कच्चा माल का है। तो ये कौन सा होता है, जैसे सूत से कपड़ा बनाना, तो उसमें लगभग बराबर ही रहता है। तीसरा कौन सा आ जाएगा, ये क्या होता है, स्थानिक पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो किसी स्थान विशेष में ही प्राप्त होता है, सर्वसुलभ नहीं है, हर जगह नहीं मिलता है, किसी एक विशेष स्थान पर ही मिलता है। जैसे सोना है, हर जगह थोड़ी मिलेगा, कहीं पे भी सो जाओ यार, सोना ही तो है? वो तो सर्वसुलभ है। लेकिन जो गोल्ड है वो नहीं मिलता हर जगह, है ना। लेकिन सोना वाला तो मिल जाता है ना, गाड़ी में भी नींद आ जाती है, ट्रेन में भी नींद आ जाती है, एरोप्लेन में, क्लास में तो नींद आती ही आती है ना। वो तो एक अच्छी जगह है, क्लास तो सोने के लिए। हाँ, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही रात को, है ना, तो क्या करेंगे, मैथ निकालते हैं और वो सो गए। होता है ऐसा। तो नींद ना आने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, किताब खोल के बैठ जाओ, मैथ निकालने लग जाओ, नींद आ जाए, नींद लेने को, है ना, नींद ना आए तो सबसे अच्छा उपाय यही है। तो वैसे ही क्या है, स्थानीय पदार्थ क्या होते हैं, सब जगह नहीं मिलते, किसी विशेष स्थान पर ही ये मिलते हैं। और विशेष स्थान कौन सा, जैसे, हाँ, जैसे कोयला है, विशेष स्थान पे मिलता है, लोहा है, विशेष स्थान पे मिलेगा, तांबा मैग्नीज, है ना, ये सारी चीजें विशेष स्थानों पर ही
मिलती है। फिर आ जाता है कौन सा, चौथा, मिश्रित पदार्थ क्या है, जल्दी जल्दी बता दो। मिश्रित पदार्थ जिससे कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, यानी कच्चा माल इतना है और प्राप्त माल है, तो वो मिश्रण था इतना सा, ठीक है। यानी तैयार माल कम होता है और कच्चा माल ज्यादा होता है, तो वो कौन सा पदार्थ होते हैं, मिश्रित पदार्थ होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है पदार्थ सूचकांक, ये क्या होता है, पदार्थ सूचकांक क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, उत्पादित जो तैयार माल है, उत्पादित जो पदार्थ है उसका वजन बटा अगर हम इसका भाग देते हैं उत्पादित पदार्थ में कच्चे माल का भाग देते हैं तो हमारे पास से आता है पदार्थ सूचकांक आता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, ये चक्कर समझ लो। अगर मेरे पास सूती वस्त्र है और वो कितना है 100 kg, मेरे पास सूत है और उससे मैंने कपड़ा बनाया कितना 100 kg, तो मैं इस उत्पादित ये ना कपड़ा बटा ये क्या है कच्चा माल 100, कितना है मेरे पास पदार्थ सूचकांक 100 में 100 का बात दिया कितना है 1। तो जब शुद्ध पदार्थ होगा मेरे पास तो पदार्थ सूचकांक कितना होगा 1 होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास अशुद्ध है और अशुद्ध की मात्राएं देख लो। अगर मेरे पास 100 किलो लोहा है, लोहा अयस्क है, और उससे मेरे पास लोहा कितना मिल रहा है 80 kg मिल रहा है, कितना मिल रहा है 80, तो क्या हो जाएगा इसमें बात दो 80 बटा, तो मेरे पास पदार्थ सूचकांक कितना आ जाएगा। अब मेरे पास एल्यूमिनियम है, जैसे मेरे पास बोथ साइड कितनी है 100 kg, ये अनुमान है एग्जाम्पल समझाने के लिए, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और मेरे पास तैयार कितना मिल रहा है 60 kg, है ना, तो पदार्थ सूचकांक कितना आ जाएगा, यानी जितनी ज्यादा अशुद्धियां बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा पदार्थ सूचकांक कम होता जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये स्टेटमेंट आएगा, जितना ज्यादा अशुद्धियां बढ़ती जाएगी, जितना कम हमें तैयार माल प्राप्त होगा उतना ही ज्यादा पदार्थ सूचकांक कम होता जाएगा। और शुद्ध पदार्थों के लिए, शुद्ध जो माल है उसके लिए हमारा ये कितना होता है 1 होता है, पदार्थ सूचकांक कितना होता है 1 होता है शुद्ध वस्तुओं के लिए। जो खुद शुद्ध कच्चा माल है उसके लिए हमारे जो पदार्थ सूचकांक है वो कितना होता है 1 होता है। आ गया समझ में यहां तक। अब आ जाओ नेक्स्ट, छठा, आइसो डापेन, ये क्या होता है, डोपेन भी बोलते हैं बहुत बहुत से लोग, है ना। ये क्या है आइसोडोपेन, ये क्या होता है, दो कच्चे माल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन रेखा, क्या बात है, ये तो मतलब पहली बार ही मैंने दिमाग लगाया है, दो कच्चे मालों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन। समान परिवहन लागत रेखा, कौन सी, समान परिवहन लागत रेखा क्या होती है, आइसोडोपेन कहलाती है। क्या होता है, समान परिवहन लागत, समान परिवहन लागत रेखा क्या होती है, आइसोडोपोपेन कहलाती है। अब आइसोडोपेन
समान परिवहन लागत वहां से, हर जगह से, हर जगह से तो समान परिवहन लागत नहीं होगी। जैसे मेरा ये श्रमिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, श्रम क्षेत्र है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं मुझे, है ना। अब मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है बी क्षेत्र में, और मेरी इंडस्ट्री सी क्षेत्र में, तो सी क्षेत्र के लिए समान परिवहन लागत रेखा अलग होगी, और बी क्षेत्र के लिए समान परिवहन लागत रेखा अलग होगी। ठीक है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से चलेगा। तो ये ए वाले क्षेत्र वाले के लिए सस्ता कौन से पड़ेगा, बी में जाना इनके लिए सस्ता पड़ेगा। अब जैसे बी की समान परिवहन लागत रेखा ऐसे आ जाएगी, और सी की समान परिवहन लागत रेखा ऐसे आ जाएगी, सबसे अलग अलग हुए। उद्योग के हिसाब से निकालेंगे समान परिवहन लागत रेखा, ना कि अपने मन से ही निकाल लिया। कोई ना कोई सेंटर तो चाहिए ना, और ये वृत्ताकार होगी, है ना, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार जैसे भी ये बनेगी, इससे चारों ओर परिवहन तो चारों ओर से होगा ना। अब हो सकता है एक तरफ कम हो जाए, एक तरफ ज्यादा हो जाए, या समतल क्षेत्र हो समान रूप से मिले तो समान रूप से हो जाए। ठीक है, पर लेकिन इंडस्ट्री से आसपास ये है बनेगी। ठीक है, अब आ जाओ अवस्था नेक्स्ट 7वां। ये क्या होता है, अवस्थितीकरण या स्थानीयकरण भार। ये क्या होता है, किसी क्षेत्र में आपने इंडस्ट्री लगाई, स्थान डिसाइड कर लिया, अब उस इंडस्ट्री जो आपने लगाई, उस इंडस्ट्री यहाँ पे ए आपके पास क्या है, इंडस्ट्री आई कर दिया, है ना। इस इंडस्ट्री से जो तैयार माल है वो कहां पे जाना है, और इस इंडस्ट्री में कौन सा माल आना है, रॉ मटेरियल आना है। तो ये स्थानीयकरण का जो भार है, तो रॉ मटेरियल को लाना, इसमें भी एक तो भार आएगा, वजन, कुछ ना कुछ हमें परिवहन लागत देनी पड़ेगी, और यहां से तैयार माल को मार्केट में भेजना, इसमें भी आपको परिवहन लागत देनी पड़ेगी, है ना। तो दो हो जाएंगे। जब आपके पास स्थानीयकरण हो, कौन सा, कच्चा माल स्थानीयकरण हो, तब आपको डबल ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, एक तो कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, और दूसरा तैयार माल बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पदार्थ तो जो सर्वसुलभ है, हर जगह मिल रहा है न्यूनाधिक मात्रा में ये, लेकिन सर्वसुलभ है, वैसी स्थिति में आपको अवस्थीकरण कॉस्ट कैसे गिनोगे, अरे सर्वसुलभ है ना, तो मैंने इंडस्ट्री लगाई और इससे चारों ओर बिखरा हुआ है वही पदार्थ, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो दूंगा नहीं, दूंगा ना। मैं फिर भेजूंगा सिर्फ मार्केट वाली चार्ज, ये वाली लाइन तो मेरी बंदी हो जाएगी ना, तब फिर मैं क्या दूंगा, सिर्फ एक ही आएगा ना, एक ही कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, वो भी कौन सी, निर्मित वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने की, भेजने की। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। आ गए ये 7 हो गए, 7 तो समझ में। अगर क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इससे कर दोगे अच्छे से। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। तो पहला तो कौन सा है, वेबर क्या बोलते हैं, सर्वसुलभ पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो न्यूनाधिक मात्रा में सब जगह मिलते हैं। ठीक है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, आपको हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सभी जगह मिलते हैं। तो पहला देख लेते हैं सर्वसुलभ पदार्थ। ये कौन से होते हैं, जो हर जगह मिलते हैं, न्यूनाधिक मात्रा में आपको सभी जगह मिलते हैं, और समान लागत में मिलते हैं या अलग अलग समान, है ना। दूसरा कौन सा हो जाता है, शुद्ध पदार्थ, जो जिसमें वजन का ह्रास नहीं होता, कच्चे माल से निर्मित माल में। स्थानीयकरण पदार्थ क्या होते हैं, जो किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, मिश्रित पदार्थ, जिसमें क्या होता है, वजन का ह्रास होता है। और पदार्थ सूचकांक, इसमें क्या होता है, उत्पादित पदार्थ बट्टा कच्चा माल।
शुद्ध पदार्थ होगा तो उसके लिए एक होता है, और जैसे जैसे आपकी अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती जाती है ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ गए ये पूरा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, आइसोडोपेन समान परिवहन लागत रेखा, आइसोडोपेन कहलाएगी। उसके अलावा अवस्थितिकरण या भार, ये क्या होता है, परिवहन करने की लागत कितनी आती है। ठीक है, जब आपके पास स्थानीयकरण पदार्थ है तो उसमें दो आ जाएगी, और शुद्ध पदार्थ है वो सर्वसुलभ पदार्थ है तो उसमें सिर्फ आपको तैयार माल ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थी। अब कल हम पढ़ेंगे वेबर के सिद्धांत की मान्यताएं, और उसके बाद में पूरा सिद्धांत। उससे पहले जो आज पढ़ा है वो अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर ये तैयार नहीं होगा ना तो फिर जो पांचों से पांचों सिद्धांत है उसमें पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।